हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, उसको अगर आप डिटेल में पढ़ा दो तो इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप इसी टॉपिक को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिसन टू दिस इन इंग्लिश और इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, तो आई हैव क्रिएटेड अनदर चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग ऑल माय लेक्चर्स इनटू इंग्लिश, सो यू कैन गो टू दैट वीडियो। आई विल पोस्ट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, या सिंपली जिसको एचआरएम कहते हैं, एचआर कहते हैं, ये होता क्या है। तो बेसिकली इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जितने भी लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन और रिसोर्स के फॉर्मेट में कहते हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट देम एज रिसोर्स, बट ऑर्गेनाइजेशन उनको एक रिसोर्स की तरह देखती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका जो पूरा मैनेजमेंट है कि राइट फ्रॉम देयर रिक्रूट, उनकी प्लानिंग, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी सिलेक्शन, उनका प्लेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, वो सारा कुछ ही एचआरएम के अंडर कवर होता है। और ये क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर अभी जस्ट हाईलाइट किया था कि आप इसमें क्या क्या चीज़ बता सकते हैं। दैट एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल आप अट्रैक्ट करते हो नए टैलेंट को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आके ज्वाइन करे, आप उनको सिलेक्ट करते हो, आप उनको ट्रेन करते हो, आप उनको असेस करते हो, आप उनको रिवॉर्ड देते हो, आप उनको टाइम टू टाइम उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो, और फिर देखते हो कि उसको कैसे वो आपके कल्चर में आके ब्लेंड हो पाए और किस तरह से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। प्लस एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट या लेबर लॉज को ब्रेक ना करो, क्योंकि आप किसी ना किसी कंट्री में काम करते हो और उस कंट्री का कुछ लॉज है, कुछ कुछ कल्चर है, उन सभी चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है, राइट। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इन दिस इज in circumstances where employees desired are legally authorized to hold a collective bargaining agreement, HR will also serve as a company primary liaison with the employees representative. अब कुछ एक सिचुएशन में क्या होता है कि हमें कई बारी कहते हैं ना कि लेबर यूनियन से भी हमें डील करना पड़ता है, ट्रेड यूनियन से हमें डील करना पड़ता है, तो वो भी एचआर का ही काम है। तो बेसिकली ये वाली जो पूरा मैंने अभी आपको समझाया, वो बेसिकली एचआर क्या होता है और वो क्या क्या फंक्शंस को कवर करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ऑल्दो ये पूरी डिटेल्ड प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बिगिंस अराउंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, वेयर वेलफेयर ऑफिसर, समटाइम वेलफेयर सेक्रेटरीज केम इनटू बीइंग। अब हुआ क्या, 19th सेंचुरी में ये सारी कहानी शुरू होती है, जहां से पहली बार जो एक टर्म निकल कर बाहर आया, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर ऑफिसर या वेलफेयर सेक्रेटरीज। उनको रिक्रूट करना शुरू किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का सारा कंसेप्ट आया उस टाइम पे। देर वर वुमन दे वर वुमन एंड कंसर्न ओनली विद द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन एंड गर्ल्स। तो बेसिकली ज़्यादातर जो ये वेलफेयर ऑफिसर्स बनाई गई थी, वो सारी वुमन हुआ करती थी, और उनका जो मेन पर्पस होता था वो सिर्फ वुमन के राइट्स और गर्ल्स को प्रोटेक्ट करना होता था, क्योंकि उनके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को किया जाता था। देयर क्रिएशन वॉज अ रिएक्शन ऑफ द हार्शनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल कंडीशन कपल्ड बाय प्रेशर अराइजिंग द एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेंचाइजिंग। अब होता क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा जो वर्किंग कंडीशंस थे बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, वर्क प्रेशर बहुत हाई होता था, वर्किंग एनवायरनमेंट उतना सपोर्टिव नहीं होता था। तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वुमन का एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस होते थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये वुमन वेलफेयर ऑफिसर्स को हायर करना शुरू किया गया। प्लस द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन, द लेबर मूवमेंट एंड द कंपेनिंग ऑफ इनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफन क्वेकर्स फॉर विच इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल बेटरमेंट। अब हुआ क्या, बाद में ट्रेड यूनियंस फॉर्म होने शुरू हो गए, लेबर मूवमेंट शुरू हो गई, तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज आने शुरू हो गए, जिनको एक बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको या तो डिपार्टमेंट या लोगों की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से ये इंडस्ट्रियल बेटरमेंट को करने के लिए, एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए सारी कहानी शुरू हुई। आगे देखते हैं क्या हुआ। As the role grew, there were more some tension between the aim of the moral protection of the women and the children and the need of the higher. कहाँ imbalance शुरू हुआ उसकी बात करते हैं पहले, कि ज़्यादा टेंशन तब शुरू हुई जब मैनेजमेंट चाहती थी कि हायर आउटपुट बढ़े। अब हायर आउटपुट बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपको लोग बहुत ज़्यादा मशीनरी या टेक्नोलॉजी में तो उस टाइम इन्वेस्ट करते नहीं थे। लोग क्या करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे कि वो और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा काम करें। ऑन द अदर साइड जो ये वुमेन वेलफेयर ऑफिसर्स थी, ये क्या करती थी, ये वुमेन को प्रोटेक्ट या चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी कि उनको इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े, या वो जितना मैंडेटरी काम है या वो उतना ही काम करें। तो उनके बीच में एक रिफ्ट होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस। एक तरफ उनको हायर आउटपुट चाहिए था, एक तरफ उनको वुमन की राइट्स को प्रोटेक्ट करना था, तो इस वजह से ये इशू सारा बढ़ गया। अब उसी टाइम पर हमारा वर्ल्ड वॉर का सारा सिचुएशन शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि
बहुत सारी वुमन जो है वो रिक्रूट होनी शुरू हो गई। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि जो भी मेन लोग थे, वो लोग फाइट में जाने लग गए, तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी और उनको भी कहीं न कहीं वॉर का पार्ट होना पड़ा। तो वो सारी जो जॉब्स थी वो सब किसने फिल की? तो वो सारी वुमन ने फिल किया, वुमन को हायर किया गया। दिस मीन्ट रीचिंग एग्रीमेंट विद द ट्रेड यूनियन ऑफन आफ्टर बेटर डिस्प्यूट, आफ्टर डाइल्यूशन एक्सेप्टिंग अनस्किल्ड वुमन इनटू क्राफ्टमैन जॉब। ऑब्वियसली वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा कंसर्न क्या आ रहा था कि जितनी भी वुमन थी वो सब की सब बहुत ही अनस्किल्ड हुआ करती थी। उनको उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग तो थी नहीं उनकी। जब उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उनको हायर करना पड़ रहा था क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी आपके पास उस पोजीशन को भरने के लिए। आपको मेन तो अवेलेबल ही नहीं थे। तो इस वजह से आपको हर हाल में ट्रेड यूनियन के साथ नेगोशिएट करके आपको वुमन को हायर करना ही पड़ता ताकि काम आगे बढ़ सके। 1920s का पीरियड कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द 1920s जॉब विद द टाइटल्स ऑफ लेबर मैनेजर एंड द एम्प्लॉयमेंट मैनेजर केम इनटू बीइंग। अब हुआ क्या, पहले जो मैंने आपको बताया, पहले वुमन वेलफेयर ऑफिसर्स थी। बाद में 1920s के टाइम पे लेबर मैनेजर या एम्प्लॉयमेंट मैनेजर नाम का कंसेप्ट सामने आया, जिसका मेन काम ये होता था कि भाई ज़्यादा बड़े बड़े फैक्ट्रीज होने शुरू हो गए, तो वो बेसिकली क्या क्या देखते थे कि कोई एब्सेंट तो नहीं हो रहा, एब्सेंस को हैंडल करते थे। थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट हैंडल कर लिया कि लोगों की कमी पड़ रही है तो उनको हायर कर लिया। किसी को डिसमिस करना है तो वो भी उनका काम हुआ करता था। प्लस कोई भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है रिलेटेड बोनस, सैलरी, तो ये सारा काम जो है वो ये मैनेजर का काम होता था, लेबर मैनेजर का काम होता था। वो ये सब लेबर को मैनेज करता था बेसिकली। Employer Federation, particularly in the engineering and the shipbuilding, negotiated national pay rates with the union, but there were local and district variation and there were plenty of scope of disputes. अब होता क्या था, मतलब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने किया क्या कि जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने ऊपर के लेवल से ही पे रेट को फिक्स करना शुरू कर दिया कि भाई इसको लोकल लेवल पे नहीं करके एक स्टैंडर्ड पे रेट रखो, वही सबको दिया जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन था। लोकल लेवल पर भी जो इंडस्ट्रीज थी वो उस रेट पे लोगों को नहीं पे करके उससे भी कम रेट पे लोगों को हायर कर लेती थी। तो इस तरह के कंडीशन में बहुत सारा स्कोप था जहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत हाई होते थे, क्योंकि कहीं पे कुछ और सैलरी दी जा रही है, कहीं पे कुछ और सैलरी दी जा रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो आएगा ही आएगा। अब 1930s के पीरियड में क्या हुआ? 1930s के पीरियड में ये हुआ कि विद द इकोनॉमी बिगिनिंग टू पिकअप, अब ऑब्वियसली हम 1929 के जो डिप्रेशन से लोग बाहर आए, तो धीरे धीरे उस टाइम डिप्रेशन के आने से पहले ही इनफैक्ट पहले तो अच्छा बूम चल रहा था। मतलब हम वर्ल्ड वॉर से रिकवर हो रहे थे और धीरे धीरे सेक्टर्स वापस अपने ट्रैक पे आ रही थी, राइट। तो बिग कॉर्पोरेशन, न्यू सेक्टर, न्यू वैल्यू, इंप्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड द वे ऑफ रिक्रूटिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके कंपनीज को भी रियलाइज हुआ कि भाई एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर को हायर अच्छे एम्प्लॉयज़ को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सही लोगों को रिक्रूट करो, उनको रिटेन करो, उनको थोड़ा मोटिवेट करो ताकि वो काम कर सकें। तो 1930s में इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस पे बढ़ने लगी। बट ओल्डर इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, माइनिंग, शिप बिल्डिंग वर हिट बाय द वर्ल्ड वाइड रिसेशन। जैसे आपको पता ही है 1929 में डिप्रेशन आया और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हिट हुई थी वो टेक्सटाइल थी, माइनिंग थी, शिप बिल्डिंग थी। दे डिड नॉट अडॉप्ट टू द न्यू टेक्निक्स। तो ऑब्वियसली उन्होंने कोई भी नई टेक्निक या कुछ भी नया अडॉप्ट नहीं किया, सीइंग नो नीड टू डू सो बिकॉज दे हैड नो डिफिकल्टी इन रिक्रूटिंग लेबर। तो बेसिकली उनकी इंडस्ट्री में लोगों को काम ही नहीं मिल रहा था, तो लोगों को अगर काम ही नहीं मिल रहा है तो वो सस्ते पे भी काम करने को तैयार हो जाते थे। तो इसी वजह से वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर का कोई इशू उनको आता नहीं था। लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज में उनको अच्छा टैलेंट मिलता नहीं था या लोग छोड़ के चले जाते थे तो नया रिप्लेसमेंट तुरंत मिलता नहीं था। तो इसलिए बाकी इंडस्ट्रीज इवॉल्व हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने रिक्रूटमेंट, रिटेनिंग, मोटिवेशन के बारे में सोचा। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज थी टेक्सटाइल, माइनिंग और शिप बिल्डिंग, इन्होंने उतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें तो लेबर की इतनी कोई शॉर्टेज नहीं है, हमें क्या परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रॉट अबाउट वेलफेयर एंड पर्सनल वर्क ऑन द फुल टाइम बेसिस एट ऑल एस्टैब्लिशमेंट प्रोड्यूसिंग वॉर मटेरियल बिकॉज ऑफ द एक्सपैंडेड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड नेशनल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑन। अब हुआ क्या, ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे आपको बहुत सारा वॉर का मटेरियल चाहिए था, ठीक है। तो वॉर का मटेरियल बनाने के लिए आपको उतने लोगों की रिक्वायरमेंट थी। फुल टाइम बेसिस पे आपको एक वेलफेयर, एक पर्सनल वर्क बंदा चाहिए था लोगों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो लोगों को मैनेज कर सके, लोगों से काम ले सके, उनको मोटिवेट कर सके, आपका टारगेट पूरा कर सके। और ऊपर से भी लाइक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड नेशनल सर्विस भी इस चीज़ पे प्रेशर डाल रही थी कि आप ऐसा करो, आपको हर हाल में फैक्ट्रीज को रन करना है ताकि वर्कर्स काम करते रहें और वॉरफेयर की चीज़ें तैयार हो सकें लड़ाई के लिए।
The government saw specialist personnel management as a part of the drive of greater efficiency. The number of people in the personal function grew substantially. अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो गेम चेंजर साबित हुआ कि कुछ एक इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गई। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पर्सनल मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था। वो सही तरह से लोगों को ट्रेन कर रहे थे, सही तरह से लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, टेक्निक्स को अच्छी तरह से यूज कर रहे थे। तो उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ रही थी और इस चीज़ को देखते देखते बाकी कंपनीज ने भी या बाकी एम्प्लॉयर इंडस्ट्रीज ने भी इसको कंसिडर किया और इसी वजह से जो पर्सनल मैनेजर्स थे या पर्सनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था वो बढ़ा। 5300 तक चला गया ये नंबर। वो पोजीशंस क्रिएट हो गई। पहले वो पोजीशन एग्जिस्ट बहुत छोटे लेवल पे लेबर वेलफेयर वगैरह, लेबर मैनेजर वगैरह होते थे, बट इसके बाद ये सब्सटैंशियली इसको एक रोल को कंसिडर करना शुरू किया गया इन द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बाय 1945 एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट एंड द वेलफेयर वर्क हैड बिकेम इंटीग्रेटेड इन द ब्रॉड टर्म कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट। तो 1945 में फाइनली जाके पर्सनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट फाइनली आ गया, जिसका मेन पर्पस था भाई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सारे काम करना, वेलफेयर देखना, ये सारा कुछ एक इंटीग्रेटेड टर्म की तरह फॉर्म हो गया। भी पर्सनल मैनेजर्स को हायर करो। एक्सपीरियंस ऑफ द वॉर हैड शोन दैट द आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी कुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। तो ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने रियलाइज भी किया कि भाई आउटपुट और प्रोडक्टिविटी पे बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज का। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी सही तरह से बनाई जाए, सही तरह से लोगों को रिटेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, कंपनसेट किया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सकता है। The role of the personal function in the wartime had been largely of implementing the rules demanded by the large-scale state government production. Thus, the image of the emerging profession has been very much more in the bureaucratic time. अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चूंकि हर चीज बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से रन कर की जा रही थी, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रन करना था, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो लेड प्रोडक्शन था, आपको लगातार प्रोडक्शन करनी है। वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया उस पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो कोई चीज़ प्रोसेस ड्रिवन होती है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है तो अगर प्रोसेस सही काम कर रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी। फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन ड्यूरिंग द 1960s द रॉयल कमीशन अंडर द लॉर्ड डाउन वाज सेट अप। अब इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 50-60s का टाइम शुरू हुआ, तब जाकर फिर रियल चैलेंजेस सामने आने शुरू हुए और एक रॉयल कमीशन भी बनाई गई लॉर्ड डोनोवन के अंडर में 1960s में। अब 60-70s के पीरियड के बारे में बात करते हैं कि वो पीरियड कैसा था। तो इन द 1960s एंड 70s एम्प्लॉयमेंट स्टार्टेड टू डेवलप सिग्निफिकेंटली। अब ऑब्वियसली जब हम वर्ल्ड वॉर से रिकवर हुए तो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट हर जगह पर अच्छी तरह से डेवलप होने लगी, अच्छी तरह से बढ़ने लग गई। At the same time, personal techniques developed using the theories of social sciences about motivation, organizational behavior, selection, testing become more widely in management. अब उसी टाइम पे मैनेजमेंट एजुकेशन भी आगे बढ़ा, जिसमें नए नए एक्सपेरिमेंट सामने आए, सोशल साइंसेस का कंसेप्ट काफ़ी वाइडन हुआ और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कंसेप्ट आया, मोटिवेशन का कंसेप्ट आया, लीडरशिप का कंसेप्ट आया, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उन चीज़ों का कंसेप्ट आया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक कहते हैं ना कि पर्सनल मैनेजमेंट का भी जो पूरा फंक्शन था वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, उसका हॉरिजन बढ़ना शुरू हो गया। ड्यूरिंग द 1970s स्पेशलिज्म started to develop with reward and resourcing, for example being addressed to the separate issues. अब 1970s में हमने कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम को हम लेकर आना शुरू कर दिया हमने कि भाई अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको और अच्छा रिवॉर्ड करो और स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करो, और कोई भी इशू आ रहा है तो उसको एक एड्रेस सेपरेट तरह से, एक सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह उसको एड्रेस करो। ठीक है, और फिर क्या हुआ 1980s में, क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो अराउंड द मिड 1980s द कंसेप्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अराइव्ड इन यूएसए। सो फाइनली 1980s में यूएसए में जाकर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया। तो ये जो पूरी जर्नी थी फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट से पहले, मतलब फ्रॉम सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हुआ करती थी, फिर लेबर मैनेजर्स और फिर पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर्स, और उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया और फिर धीरे 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 हम बढ़ते बढ़ते 1980s में जाके फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को तो कॉस्ट की तरह देखा जाता था, उनको रिसोर्स की तरह देखा ही नहीं जाता था। और टर्म इटसेल्फ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही यही हो गया कि भाई ह्यूमंस को रिसोर्सेज की तरह देखो। तो उनको एक मशीन की तरह देखना शुरू किया गया कि भाई इट्स एन एसेट, वो एक एसेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, उनका कमिटमेंट लेवल अगर अच्छा हो, मोटिवेशन अच्छा हो, तो कंपनी को बहुत तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से ये सारा कंसेप्ट जो है, पूरी जर्नी आपकी 1920 से लेके 1980s तक इस तरह से फाइनली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक और कंसेप्ट मैं लेकर आऊँगा, इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन डिफरेंट फेजेज़ में किस-किस तरह के एरा देखे हैं हमने। पहले क्या एरर था, फिर क्या एरा आया, फिर क्या एरा आया, तो वो भी मैं कवर करूँगा एक और वीडियो में। तो ये वाली जो पूरा
वीडियो था वो मैंने जर्नी के ऊपर बनाया है कि भाई पर्सनल मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम कैसे गए। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इस नोट्स को पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आप, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने एक नया चैनल बना लिया है जहाँ पर मैं इंग्लिश की वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। सो यू वांट टू वॉच इट इन इंग्लिश, तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू।